हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका एग्री एम्पायर यूट्यूब क्लासेस में। आज हम बात करने वाले हैं एग्रीकल्चर के कुछ मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस की, जो कि एग्रीकल्चर की सभी परीक्षाओं के लिए वेरी आईएमपी है। और अगर आप इस चैनल में पहली बार आए हैं तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, क्योंकि चैनल में आपको एग्रीकल्चर से संबंधित सभी जानकारी मिलती रहती है और एग्रीकल्चर संबंधित सभी एग्जाम के मोस्ट आईएमपी क्वेश्चंस की सीरीज भी मिलती है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं आज के हमारे सेशन की तरफ। तो दोस्तों, आज के हमारे सेशन का पहला क्वेश्चन है जो कि वेरी आईएमपी है। देखते हैं पहला क्वेश्चन, जड़ों की अच्छी तरह से वृद्धि करने के लिए कौन सा पोषक तत्व सहायक होता है? जड़ों की अच्छी तरह से वृद्धि करने के लिए कौन सा पोषक तत्व सहायक होता है? तो ऑप्शन नंबर ए की बात करूं, नाइट्रोजन के, नाइट्रोजन का N2 है ना, आपको पता होगा। ये ये जो तीन जो प्राथमिक उर्वरक रहते हैं ना, NPK, उसमें सबसे ज्यादा महान वाला पोषक तत्व या कहो पौधों को सबसे ज्यादा किस पोषक तत्व की जरूरत होती है? तो N यानी कि नाइट्रोजन की जरूरत होती है। बात करते हैं फास्फोरस की, तो ये भी NPK में ही आता है। बात करें सी, जिंक, तो जिंक एक सूक्ष्म पोषक तत्व है। अगर आपसे पूछ ले सूक्ष्म पोषक तत्व है और आपको ऑप्शन में दे दे जिंक, तो जिंक राइट आंसर हो जाएगा। और भी सूक्ष्म पोषक तत्व है, बाकी जिंक उनमें से मोस्ट आईएमपी है, ठीक है। तो अब बात करें डी, पोटेशियम भी NPK में ही आता है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। बी ऑप्शन इज द राइट आंसर, है ना। फास्फोरस, जड़ों की अच्छी तरह से वृद्धि करने के लिए हमें कौन सा पोषक तत्व डालना चाहिए? फास्फोरस डालना चाहिए। बी इज द राइट आंसर। अगर आपको पौधों की जड़ों की ग्रोथ नहीं हो रही है और अगर जड़ों ग्रोथ कराना है तो फास्फोरस युक्त उर्वरक डालना चाहिए। आगे बढ़ते हैं सेकेंड क्वेश्चन की तरफ, देखते हैं। तो है आज का सेकेंड क्वेश्चन, वर्मी कंपोस्ट बनाने के लिए गड्ढे की गहराई कितनी होनी चाहिए? वर्मी कंपोस्ट आपको पता होगा, केंचुए से बनने वाली जो खाद होती है उसे हम वर्मी कंपोस्ट कहते हैं। केंचुए से बनने वाली खाद को वर्मी कंपोस्ट कहते हैं। और ये बहुत ही सबसे ज़्यादा क्या, गोबर की खाद से भी क्या कह सकते हैं अपन इसको, ज़्यादा लाभदायक रहती है पेड़ पौधों के लिए, है ना। तो वर्मी कंपोस्ट बनाने के लिए कितनी गहराई होनी चाहिए? तो लगभग 3 फीट। डी इज द राइट आंसर, ठीक है। वर्मी कंपोस्ट बनाने के लिए कितनी गहराई होनी चाहिए? तो 3 फीट मिनिमम होनी चाहिए। तो डी इज द राइट आंसर। आगे बढ़ते हैं थर्ड क्वेश्चन की तरफ, बाग बगीचों में पानी देने का सर्वोत्तम तरीका कौन सा है? बाग बगीचों में पानी देने का सर्वोत्तम तरीका कौन सा है, यानी कि ये बाग बगीचों में किस विधि के द्वारा हम पानी दें जिससे पौधों में, बाग बगीचों में जो पौधे लगे हैं उनकी अच्छी ग्रोथ हो और पानी भी व्यर्थ ना हो? तो बात करते हैं ऑप्शन नंबर ए, बाढ़ विधि। तो बाढ़ विधि में आपको पता है एक जगह से पानी पूरा समतल करके पूरा पानी छोड़ दिया जाता है, तो ये तो अच्छी उपयुक्त नहीं होगी, इसमें पानी बहुत व्यर्थ होता है। ड्रिप विधि इसका राइट आंसर हो जाएगा। बी इज द राइट आंसर। जितने भी बाग बगीचों में होते हैं उसमें ड्रिप विधि से ही पानी दिया जाता है। बी इज द राइट आंसर हो जाएगा। तो इसका तीसरा का राइट आंसर क्या होगा? बी हो जाएगा, ठीक है, ड्रिप विधि से। आगे बढ़ते हैं चौथे क्वेश्चन की तरफ, उर्वरकों को मिट्टी में कितनी गहराई में डालते हैं? उर्वरकों को मिट्टी में कितनी गहराई में डालते हैं? तो ऑप्शन नंबर ए बात करूँ 2 से 3 सेंटीमीटर क्या, कि बी 4 से 5 सेंटीमीटर, कि सी 3 से 5 सेंटीमीटर, कि डी यह सभी? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? 2 से 3 सेंटीमीटर गहराई में उर्वरकों को डाला जाता है। यानी कि जो उर्वरक हैं वो मिट्टी की कितनी गहराई में जाना चाहिए? तो लगभग 2 से 3 सेंटीमीटर की गहराई में जाना चाहिए, तब वह पौधों को अच्छी तरह से उपयुक्त रहते हैं पौधों के लिए, है ना। अगर ज़्यादा गहराई में चले जाएंगे तो पौधों की जो जड़ रहेगी उनको अवशोषित नहीं कर पाएगी, और ज़्यादा ही ऊपर रहेंगे तो क्या है, वो पानी या वायु के द्वारा इधर उधर जा सकते हैं, जिससे भी पौधे उसमें ग्रहण नहीं कर पाएंगे। 2 से 3 सेंटीमीटर एक ऐसी गहराई होती है जिसमें पौधे उर्वरकों को आसानी से ग्रहण कर सकते हैं, ठीक है। तो 2 से 3 सेंटीमीटर इसका राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं पांचवें क्वेश्चन की तरफ, बेसिल ड्रेसिंग से तात्पर्य है, बेसिल ड्रेसिंग से क्या तात्पर्य है? तो ऑप्शन ए देख लेते हैं, उर्वरक से क्या, कि बी खड़ी फसल में उर्वरक डालने से। खड़ी फसल यानी कि जो फसल है वो खड़ी हो गई है ना, यानी कि उसमें पोषक तत्व है,
तो खड़ी फसल में उर्वरक डालने से क्या कि बुआई के समय खाद देना, यानी कि जो जब फसल बो रहे हैं हम उसी समय फसल के बीजों के साथ ही उर्वरक मिला कर देना, कि इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, बुआई के समय खाद देने से, मतलब जब हम बुआई कर रहे हैं उसी के साथ जो खाद मिलाकर देते हैं उसे हम बेसल ड्रेसिंग कहते हैं। क्या कहते हैं, बेसल ड्रेसिंग। और खड़ी फसल में उर्वरक डालने से तात्पर्य क्या है कि जब फसल तैयार हो गई हो, है ना, तब उसमें भी कुछ मात्रा में उर्वरक डाला जाता है, उसे हम टॉप ड्रेसिंग क्या कहते हैं, क्या कहते हैं, टॉप ड्रेसिंग कहते हैं। ठीक है, जब हम बुआई के साथ फसल उर्वरक दे रहे हों तो बेसल ड्रेसिंग, और खड़ी फसल के साथ उर्वरक दे रहे हों तो टॉप ड्रेसिंग। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा, सी इज द राइट आंसर। आगे बढ़ते हैं 6वें क्वेश्चन की तरफ। भारत सरकार ने किस सन में टिड्डी विरोधी योजना की शुरुआत की थी। ठीक है, तो भारत सरकार ने किस सन में टिड्डी विरोधी योजना की शुरुआत की, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। 1942 में भारत सरकार ने टिड्डी विरोधी योजना की शुरुआत की। और आपको बता दूं इसका जो प्रधान कार्यालय कहाँ स्थित है, टिड्डी विरोधी योजना का प्रधान कार्यालय कहाँ स्थित है, तो कराची में। ठीक है, कराची में स्थित है। टिड्डी विरोधी योजना का प्रधान कार्यालय कहाँ स्थित है, कराची में स्थित है। और भारत सरकार ने टिड्डी विरोधी योजना की शुरुआत किस सन में शुरुआत की, तो 1942 को की। तो इसका डी इज द राइट आंसर। आगे बढ़ते हैं 7वें क्वेश्चन की तरफ। 2,4-D एवं TCA, क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ा करो। ठीक है, 2,4-D एवं TCA हैं क्या है, तो ऑप्शन ए शाकनाशी है क्या, ऑप्शन बी खरपतवार नाशक है क्या, कि सी नींदड़ नाशक है क्या, कि डी ये सभी। तो ये सभी हो जाएगा। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा, है ना, ये सभी। शाकनाशी भी एक होता है, खरपतवार नाशक भी एक होता है, और नींदड़ नाशक भी एक होता है। ये तीनों एक ही होते हैं, इनको अलग अलग नाम से पुकार लिया गया है, बाकी ये तीनों एक ही हैं। अगर आपकी जगह खरपतवार नाशक की जगह ये आ गया तो आप इस नींदड़ नाशक भी लिख सकते हो, शाकनाशी भी लिख सकते हो। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा, है ना, ये सभी। अपन आगे बढ़ते हैं अब 8वें क्वेश्चन की तरफ। लगातार एक ही खेत में चना बोते रहने से किस रोग की संभावना रहती है, लगातार एक ही खेत में चना बोते रहने से किस रोग की संभावना रहती है, तो ऑप्शन ए नंबर की बात करूं, क्या फफूंदी रोग, कि बी उकठा रोग, कि सी यह दोनों, कि डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। ठीक है, चने को अगर एक ही खेत में लगा, एक ही खेत, जो ये एक खेत है इसमें हम प्रतिवर्ष चना बो रहे हैं, प्रतिवर्ष चना बो रहे हैं, कोई और फसल नहीं बो रहे हैं, तो इस मिट्टी में ऐसा एक पोषक तत्व हो जाएगा जिससे कि एक ऐसा हानिकारक तत्व आ जाएगा जिससे कि उकठा रोग होने की संभावना बढ़ जाती है ना। तो आपको पता होगा, आपने फसल चक्र सुना होगा, फसल चक्र, इससे यही होता है कि हर साल अलग अलग फसल बोए, अलग अलग किस्म की फसल बोना चाहिए, जिससे क्या है कि कोई भी रोग ज़्यादा पनपने की संभावना ना रहे। ठीक है, तो एक ही खेत में चना बोते रहने से कौन सी रोग की संभावना रहती है, तो उकठा रोग की संभावना रहती है। तो इसका बी इज द राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं 9वें क्वेश्चन की तरफ। सर्वप्रथम किस देश में संकर धान विकसित की गई, संकर धान किस देश में विकसित की गई सर्वप्रथम, तो आपको बता दूं सबसे ज़्यादा धान किस देश में उत्पादित होता है, तो चीन में होता है। और संकर धान सबसे पहले किस देश में विकसित की गई, तो इसका चीन में विकसित की गई। ठीक है, आपको और याद करने की ट्रिक दे रहा हूँ। ठीक है, सर्वप्रथम किस देश में संकर धान विकसित की गई, तो चीन में। और सबसे ज़्यादा धान किस देश में उत्पादित होता है, तो चीन में होता है। सर्वप्रथम संकर धान किस देश में विकसित, चीन में। सबसे ज़्यादा धान किस देश में उत्पादित होता है, चीन में, है ना। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। यहाँ 2 क्वेश्चन मैंने आपको बता दिए। सबसे ज़्यादा धान कहाँ उत्पादित होता है, चीन। सर्वप्रथम संकर धान किसने विकसित किया, चीन ने विकसित किया। आगे बढ़ते हैं 10वें क्वेश्चन की तरफ, जो कि मोस्ट IMP है। भारत में सर्वप्रथम सोयाबीन की खेती कहाँ की गई, मोस्ट IMP है, ये पूछ सकता है। ठीक है, भारत में सर्वप्रथम सोयाबीन की खेती कहाँ की गई, तो ऑप्शन नंबर ए की बात करूं, यूपी क्या, कि ऑप्शन नंबर बी MH क्या, कि सी मध्य प्रदेश, MP क्या, कि डी राजस्थान, है ना। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, सर्वप्रथम भारत में सोयाबीन की खेती कहाँ की गई, महाराष्ट्र में, महाराष्ट्र में MH में की गई, है ना। और आपको बता दूं कब की गई, तो 1922 को की गई। ठीक है, ये और आपको मैंने डिटेल बता दिया, ये डिटेल आप याद रखना और एक कॉपी में लिखते चलना, क्योंकि आप यहाँ
तो सुन लोगे, बाकी 2 मिनट बाद भूल जाओगे, इसलिए कॉपी में याद करते चलना, ठीक है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। भारत में सर्वप्रथम सोयाबीन की खेती कहाँ की गई, महाराष्ट्र में की गई। और महाराष्ट्र में कहाँ की गई, तो नागपुर में की गई, ठीक है। आपको बता दूं, महाराष्ट्र में कहाँ की गई, तो नागपुर में की गई। और नागपुर में किस सन में की गई, ये भी पूछ सकता है। भारत में सर्वप्रथम सोयाबीन की खेती किस सन में की गई, तो 1922 की गई, ठीक है, 1922 की गई। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा, महाराष्ट्र। और अभी सबसे ज़्यादा भारत में सोयाबीन उत्पादन के मामले में पहला प्रदेश कौन सा है, तो आपको बता दूं एमपी है, जो कि अभी प्रेजेंट में सबसे ज़्यादा सोयाबीन उत्पादित कर रहा है। इससे पहले महाराष्ट्र भी आ गया था, बाकी अभी प्रेजेंट में एमपी आएगा, ठीक है। ये अभी की 2023 की परीक्षा में, एमपीपीएटी की परीक्षा में पूछा गया था, सबसे ज़्यादा सोयाबीन उत्पादित करने वाला प्रदेश कौन सा है, तो वहाँ महाराष्ट्र में भी ऑप्शन था और मध्य प्रदेश भी ऑप्शन में था। तो मध्य प्रदेश उसका राइट आंसर हो जाता है, क्योंकि प्रेजेंट में मध्य प्रदेश सबसे ज़्यादा सोयाबीन का उत्पादन कर रहा है। तो बाकी ये वाला क्वेश्चन यहाँ नहीं पूछा गया है, यहाँ पूछा गया है भारत में सर्वप्रथम सोयाबीन की खेती कहाँ की गई, तो महाराष्ट्र में की गई। महाराष्ट्र में कहाँ की गई, नागपुर में की गई। नागपुर में किस सन में की गई, 1922 को की गई। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा, बी इज द राइट आंसर। आगे बढ़ते हैं, चलिए 11वें क्वेश्चन की तरफ। अरहर में कितने प्रतिशत प्रोटीन होता है, अरहर में कितने प्रतिशत प्रोटीन होता है। ऑप्शन नंबर ए की बात करूं 30%, तो 30% किस में होता है, आपको बता दूं मूंगफली में होता है। मूंगफली में 30% प्रोटीन होता है ना। अरहर में कितने प्रतिशत होता है, 20% होता है, याद रखना। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। अरहर में कितने प्रतिशत, अरहर यानी कि कैजिनस केजान, ठीक है। इसका वैज्ञानिक नाम क्या है, कैजिनस केजान, ठीक है, केजिनस केजान इसका वैज्ञानिक नाम है। अरहर में कितने प्रतिशत प्रोटीन होता है, तो 20% प्रोटीन होता है। और 30% किस में प्रोटीन होता है, तो मूंगफली में 30% प्रोटीन होता है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा, बी इज द राइट आंसर। आगे बढ़ते हैं 12वें क्वेश्चन की तरफ, जो कि आईएमपी है। निम्न में से धान की महीन, यहाँ पे महीन आएगा, मशीन आ गया है, यहाँ पे गलत प्रिंट हो गया, महीन, ठीक है। महीन सुगंधित जाति कौन सी है, निम्न में से धान की महीन सुगंधित जाति कौन सी है। तो ऑप्शन नंबर ए की बात करूं सोनालिका, तो सोनालिका किसकी जाति है, तो गेहूं की है, आपको पता होगा, ठीक है। सोनालिका किसकी एक उन्नत किस्म है, तो सोनालिका गेहूं की है। यहाँ बात करूं डी ऑप्शन की लाल गुहा किसकी किस्म है, तो भैया ये अमरूद की है, ठीक है। अमरूद की एक मुख्य और उन्नत किस्म है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, जया, है ना। निम्न में से धान की महीन और सुगंधित जाति कौन सी है, तो बी जया इसकी सुगंधित और महीन जाति, बी इज द राइट आंसर हो जाएगा। धान की महीन और सुगंधित जाति कौन सी है, जया है। सोनालिका किसकी है, गेहूं की है। लाल गुदा किसकी है, अमरूद की है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा, बी इज द राइट आंसर। आगे बढ़ते हैं 13वें क्वेश्चन की तरफ, जो कि यहाँ दिया है, किस फसल में राइजोबियम कल्चर का उपयोग करना आवश्यक होता है। यहाँ पे आईएमपी क्वेश्चन है, किस फसल में राइजोबियम कल्चर उपयोग करना आवश्यक होता है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। सोयाबीन में राइजोबियम कल्चर उपयोग करना आवश्यक रहता है, जिससे कि फसल उन्नत पैदावार होती है। फसल की उन्नत पैदावार के लिए राइजोबियम कल्चर उपयोग करना आवश्यक होता है। जिसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा, डी इज द राइट आंसर। आगे बढ़ तो देखते हैं 14वां क्वेश्चन को। सोयाबीन की दो कतारों के बीच की दूरी रखी जाती है, यानी कि जो सोयाबीन की जो दो कतार है, एक सोयाबीन एक कतार में, यहाँ सोयाबीन एक कतार में है, तो यहाँ पे जो जो बीच की दूरी है ये कितनी है, यहाँ पे ये पूछा गया है, जो बीच की दूरी है ये कितनी है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर ए बात करें 25 सेंटीमीटर, कि बी 26 सेंटीमीटर, कि सी 27, कि डी 45। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा, डी इज द राइट आंसर। सोयाबीन के दो कतारों के बीच की दूरी कितनी है, तो 45 सेंटीमीटर है ना। इसका राइट आंसर हो जाएगा आईएमपी है, याद रखना और टिक लगाते या फिर कॉपी में लिखते चलना, या फिर आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो। आगे बढ़ते हैं 15वें क्वेश्चन की तरफ, जो कि हमारे सेशन का मोस्ट आईएमपी क्वेश्चन है और सबसे अंतिम क्वेश्चन भी है ना। तो देखते हैं, मशरूम उत्पादन कक्ष का तापमान कितना रहना चाहिए। तो यहाँ पे आपको बता दूं, क्वेश्चन समझा देता हूँ आपको। जिस रूम में या फिर जिस कक्ष में मशरूम उगाई जाती है ना,
वहाँ का तापमान कितना रहना चाहिए। ये पूछा गया है कि मशरूम अगर इस रूम में उगाते हैं तो वहाँ पे मशरूम के लिए सुटेबल तापमान कितना होना चाहिए। तो ऑप्शन नंबर ए बात करते हैं 32 की बी 35 की सी 38 की डी 36 है ना। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा 32 ए इज द राइट आंसर। मशरूम उत्पादन के लिए 32 सुटेबल तापमान रहता है, या फिर कहें अच्छा तापमान रहता है ना। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। वीडियो पसंद आती है तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।